good evening and welcome back to our political science class. So this is our third lecture. Okay, and we are dealing with contemporary world politics book जो है उससे हम लोग डील कर रहे हैं. And welcome everyone in today's session Project Lakshya. Project Lakshya में आप सबका स्वागत है और आज का जो टॉपिक है that I chosen from the contemporary world politics. Okay, and the topic is, so two chapter we will discuss today together because in exam they will ask you a question from both these two chapters. Okay, जो आपका जो एवरेज दिया हुआ है वो दोनों इसी चैप्टर से है. The first is about United Nation its organization and second is called Security in Contemporary World. तो ये दोनों चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर का जो वेटेज है, this is about 12 marks in your CBSE exam. So basically प्रोजेक्ट लक्ष्य में हम लोग कर क्या रहे हैं? प्रोजेक्ट लक्ष्य में we basically discuss a different types of questions including like MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे from the chapter. 2 marks का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 2 marks में how to write answer in how many words. 4 marks के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड 6 marks के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग दो चैप्टर को कवर करेंगे, यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड. तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस पे आज हम लोग एक देख लेते हैं. बेसिकली स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि उसका जो माइंड मैप है वहां से हम लोग फोकस करेंगे ताकि हमारा एक बार में पूरा चैप्टर कवर हो जाए. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. यूनाइटेड नेशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन इसका जो ओरिजिन हुआ, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय द नेम कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस. ये जो लीग ऑफ नेशंस थे, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ. ओके, एंड फाइनली इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज यूनाइटेड नेशन इन 1945 immediately after the second world war. Second world war के बाद यूनाइटेड नेशन का सेटअप हुआ. It consists of many different structures and agencies. Now in exam they will ask you a question, what are the important structure and agency of United Nation? Okay, now United Nation in a unipolar world. Unipolar world basically means when we talk about after the disintegration of USSR. USSR का disintegration हो गया. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के समय में क्या था? बाइपोलर वर्ल्ड था. सो यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब हो गया कि जब यूएस इज मोर डोमिनेंट इन नेचर, जब यूएस का डोमिनेंस ज्यादा था उस समय यूनाइटेड नेशन को एज अ इम्परफेक्ट बॉडी कहा जाता था, लेकिन इसका रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट था. द प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट दिस व्हाट विल हैपन? इट वुड बी वॉर स्टफ. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ना हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ द इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. इवोल्यूशन किस तरह यूनाइटेड नेशन का हुआ? सो रिफॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस. ओके, बेसिकली मेनी ऑफ द कंट्री डिमांड रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म्स होना चाहिए. रिफॉर्म्स इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है अबाउट इट्स जुरिडिक्शन है, उसका जो व्हाट आर द एरियाज वेयर यूनाइटेड नेशन विल टेक डिसीजन, उन सारी जगह पे रिफॉर्म्स होना चाहिए. ओके, इट रिव्यू द इशू दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिगेस्ट डिस्कशन ऑन बीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करना और उसका क्या जुरिडिक्शन है उस पर बात करने के लिए रिफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है, now we'll talk about why international organizations are important. as we say, IMF हुआ, WTO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ. ठीक है, ये सारे क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने का रीजन क्या है? ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. पहला चीज है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन मैटर ऑफ वॉर एंड पीस. जैसे कि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का क्या है कि यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर in matters whenever we saw how a countries engage in any type of territorial disputes. अगर होता है like इंडिया एंड पाकिस्तान का हो
टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उस केस में कैसे पीसफुल इन्वायरमेंट बनाया जाए, उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही में अगर हम बात करें पीसफुल इन्वायरमेंट, इट इज नॉट ऑल अबाउट मीन्स कि वॉर हो तभी पीसफुल इन्वायरमेंट की बात करें। पीसफुल इन्वायरमेंट मीन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, और लाइक हेल्दी इन्वायरमेंट भी होना जरूरी है। तो उसके लिए वी हैव IMF, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे ऐसे एजेंसीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनका होना एक बात का प्रूफ करता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन a peaceful environment all over the world. That's why international organization is important. They also help in country to cooperate to make better learning condition for us all. Okay, better learning conditions होना चाहिए, environment, healthy environment होना चाहिए, education को promote करना चाहिए, peaceful environment, cultures को promote करना है. That's why international organization is important. Human right violation ना हो, उस पे भी ध्यान देना है. They can also help to produce information and idea about the how to cooperate. Cooperation is very important. Cooperative से जो कहते हैं स्ट्रेटजी, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी देखिए हम लोगों ने कोविड-19 का समय था, वेयर कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज. सो कॉपरेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी हेल्प करते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट आर द एरियाज वेयर इंडिया वांट्स चेंजेस और इंडिया वांट्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. इंडिया के हिसाब से क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में. पहला, इंडियाज मेजर कंसर्न हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया कहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर हो या नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 है, इनका जो मेंबरशिप है दैट शुड बी इंक्रीज. ओके, और इनमें अदर कंट्रीज को भी चांसेस मिलने चाहिए टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर, और नॉन परमानेंट मेंबर में भी अदर कंट्रीज को अगर ज्यादा ज्यादा अगर मेंबरशिप बढ़ता है तो अदर कंट्री विल आल्सो पार्टिसिपेट एंड डिस्कस द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मैटर को वो डिस्कस कर सकते हैं. It also argues that expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community. अगर नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर एंड परमानेंट मेंबर का इंक्रीज किया जाता है तो इसके देयर विल बी लार्जर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड का एक पार्ट में जो प्रॉब्लम है वो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में नहीं है, तो इसलिए there will be a requirement of large number of a large number of countries should participate in United Nations Security Council. So India wishes to be a permanent member in the structured United Nations. India क्या चाहता है कि it want to be a permanent member. Now, what are the jurisdiction of the United Nations? Like it basically help in peace building commissions. Okay, जहाँ भी country में dispute, territorial dispute है तो उसको peace building करने में काफी helpful होता है. It accepts the responsibility of the international community in case of failure of national government to protect their own citizens from atrocities. It also help in establishment of human right councils के establishment पे help करता है. Agreement to achieve the Millennium Development Goal. अभी हम लोग sustainable development goal की बात कर रहे हैं, ठीक है. From 2015 to 2030 we have sustainable development goals. उससे पे Millennium Development Goals means poverty को खत्म करना, hunger खत्म करना, ओके, पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए. दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सो दैट आप पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे. कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, टेररिज्म को हर एक जगह से हटाना, एंड क्रिएशन डेमोक्रेटिक फंड एंड एग्रीमेंट विंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल्स. तो ये हमारा हो गया आपका अबाउट द वी कैन से अ माइंड मैप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Now we'll move and solve some MCQs from this chapter. Okay, MCQs पे आ जाते हैं. तो पहला जो MCQs का क्वेश्चन है, arrange the following in chronological order of their establishment. ठीक है, जो सबसे पहले established हुआ उसके बाद कौन सा established हुआ उसको अरेंज करना है. तो देखिए इसमें दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, लीग ऑफ नेशंस है एंड वर्ल्ड बैंक है. तो हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फिर 1945 में वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, फिर उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ. तो सबसे पहले हम बात करें 3, 4, 1, 2. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज द यू मस्ट नो द इयर्स, लाइक in 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्वेश्चन हियर इज which from the following is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the United system. Okay, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, okay, about which of the following is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the United
सिस्टम सेफ एंड पीसफुल। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या होता है? बेसिकली हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर सिविल पर्पस, आल्सो फॉर पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। और दूसरा यूज ये भी होता है, मेनी ऑफ द कंट्रीज आर यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर एटॉमिक बॉम्ब के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, यस, Kashish is saying correct answer is C option, International Atomic Energy Agency is the correct answer, जो है ये बताता है safe and peaceful use of nuclear technology under the United Nations system. Okay, so correct answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? क्या ये न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है? नो. इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? नो. इट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? Yes, this is a non-government organization, human development organization. It is not about human development organization. It is about a C option, that is called non-government organization. Okay, so correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? C, non-government organizations. Okay, so see the question. Basically in NCERT you have to focus on the topics. Okay, focus topics को इस तरह से focus करना है. They will ask you direct question. Okay, direct question पूछा जा सकता है आपसे इससे. तो इस direct questions में maybe you have to read everything. Okay, next question is, which the following was not, read the question carefully. Question में पूछा है which the following was not the criteria, okay, have been proposed for a new permanent and non-permanent member of the Security Councils. मतलब इसे पूछा कि जो भी हम क्राइटेरिया सेट करते हैं टू बीइंग अ परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर, इसमें से कौन सा वो क्राइटेरिया नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया, क्या कंट्री को मेजर पॉलिटिकल पावर होना चाहिए टू बीइंग अ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर? तो मेरे हिसाब से तो ये क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पावर नहीं, मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए. ठीक है, इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मिलिट्री पावर होना चाहिए, इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए. तो पहला जो क्राइटेरिया स्टेटमेंट 1 में दिया है, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. सेकंड, अ मेजर मिलिट्री पावर, यस दिस इज अ क्राइटेरिया टू बीइंग अ मेंबर ऑफ परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर होने के लिए क्राइटेरिया है. लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेशन बजट, यस दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया. अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया से क्या होगा? ठीक है, अगर बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है तो उससे भी ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इट इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन होना चाहिए. ठीक है, करेक्ट क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी अ पॉपुलेशन, नॉट अबाउट द ज्योग्राफिकल एरिया. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट अ क्राइटेरिया. फिफ्थ वन इज अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, यस दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया. तो देखा जाए इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो वो है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4. सो सी इज द करेक्ट आंसर. 1 and 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच द फॉलोइंग कंट्री फ्लैग वाज शोन इन द गिवन पोस्टर. इस गिवन जो पोस्टर है उसमें किस कंट्री का फ्लैग शो हो रहा, तो ये आपको बताना है. यूनाइटेड नेशन फाइट फॉर फ्रीडम इससे है. ऑल नेशन दैट वर पार्ट ऑफ एक्सिस पावर, ऑल नेशन दैट वर पार्ट ऑफ द एलिड फोर्सेज, all nations that were part of the Second World War, all nations that were affected due to nuclear attack. So which will be the correct answer? As you see here, इसका मैप दिख रहा है, यूएस का मैप दिख रहा, फ्लैग दिख रहा. ठीक है, अदर कंट्रीज का मैप है यहाँ पर, ब्रिटेन, ओके, यूएस, ब्रिटेन, ओके, सोवियत यूनियन, ओके, दिस ऑल फ्रांस, जर्मनी, दिस ऑल फ्रांस, जापान, दिस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द एलिड फोर्सेज. सो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ये जितने भी मैप्स दिख रहे हैं वो सारे किसके मेंबर हैं? एलिड फोर्सेस के मेंबर हैं, एंड देयर मैप इज विजिबल इन द गिवन पोस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगेन द मैथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. इमेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इसमें. इन द गिवन इमेज अबव व्हिच सेक्रेटरी जनरल कार्टून इज शोन. अब यहाँ पर देख सकते क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के सिंबल्स हैं यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर एक सेक्रेटरी जनरल का फोटो बताया गया है. ये बता रहे हैं कि बीइंग अ सेक्रेटरी जनरल होने के बाद भी जो जिस पर्पस से सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशन का बना था उसमें मतलब क्या था, पीसफुल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पर वॉर्स और मतलब फाइट हुए कंट्रीज के बीच में डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो इसमें जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है यहाँ पर? फर्स्ट है कट वाल्डिम्स, बान की मून, कॉफी ए आनन एंड जेवियर प्रेज डी क्यूलर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कॉफी ए आनन इज द
correct answer. Okay, C option is the correct answer here. Now another important question is from your map image based question है. In the given image, what is olive branches signify? ये जो olive branches है ये क्या signify करा रहा? ये क्या ये world leaders को signify करा रहा, world peace को signify करा रहा, united world को signify करा रहा, या वर्ल्ड डेवलपमेंट को सिग्निफाई करा रहा? तो ये जो है इमेज है ये बता रहा है आपको वर्ल्ड पीस के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो ओलिव ब्रांचेस यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस का जो लीव्स ओलिव ब्रांचेस लीव्स है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड पीस. सो करेक्ट आंसर इज द वर्ल्ड पीस हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन है. असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि असर्शंस दिए रहते हैं, उसका रीजन दिया रहता है, आपको बताना है कि क्या असर्शन सही है. अगर असर्शन सही है तो क्या आपको देखना क्या रीजन सही है. अगर रीजन भी सही है तो क्या रीजन assertion का मतलब बता रहा, क्या reason is the correct explanation of assertion. Then we have to choose the option from A, B, C, D. A में क्या है, both A and R true and R is the correct explanation of A. Okay, here both A and R true and R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false but R is true. Now we'll see the important here. Assertions क्या है, international organization play a very important role in maintaining peace. ठीक है, international organization play a very important role in maintaining peace. This statement is completely true. Okay, ये तो बिल्कुल सही है. क्या इसका रीजन ये है, country have conflict and differences with each other. Okay, यहाँ पर assertion बताया कि international organization का होना इसलिए important है क्योंकि they maintaining a peace, और उसका रीजन बता रहा है countries have conflicts and differences with each other. Now reasons is also correct, but this reason is not the correct explanation of A. So our option, correct option will be a B, where both A and R true, दोनों ही सही हैं, लेकिन R is not the correct explanation of A. Okay, international organizations play a very important role in maintaining peace, but reason is not the as given here. Countries have conflict and difference with each other. This is not the reason. Okay, तो ये reason होगा नहीं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, so correct answer B हो जाएगा. ठीक है, दूसरा assertion reason क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पर. All member of nation have one vote. Okay, however the permanent member can vote in a negative manner. This is true. Okay, all member have one vote, और जो permanent member होते हैं उनके लिए privilege ये है कि they have been privileged for negative vote. कहीं पर अगर ties हुआ, कुछ भी हुआ तो they can use their vote. Okay, the developing world consists of countries at many different level of development. तो ये रीजन कोई बैठ नहीं रहा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions का नहीं है, तो कह सकते हैं यहाँ भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा, क्योंकि both A and R true but R is not the correct explanation of A. Okay, so option B is the correct answer. Now another important question about the IMF से question है, consider the following statement about the IMF. So IMF has 189 member country as on 12th April 2016. One thing is very important here, whatever the date is given in your book, that you must completely rely on the data given in NCERT. ऐसा नहीं कि आप गूगल करके जाओ और आप देखो कि नया मेंबर कोई बना है तो 190 91 हो गया. जो भी NCERT में दी गई उस चीज को देखना है. All member enjoy an equal say. This statement is correct? No, this statement is not correct. Third statement is about the IMF. It oversees those financial institutions and regulation that act at the regional level. Okay, regional level पे act करता है, वो है क्या? No, it's not at the regional level. It act as a international level. International level पे काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Which of the following is correct? Only C. Okay, only one is the correct answer. जो only one statement is the correct. Rest of the two and three statements are wrong. ठीक है, next question यहाँ पर है. Consider the number of incorrect argument or argument as far India's claim to be permanent seat in the Security Council is concerned. So India always want to be a permanent member of National Security Council. So which of the following is incorrect argument that's about the India's claim to a permanent seat in the Security Council? So India has made financial contribution to the nation and always faltered on its payment. India has emerged in economic power on the world stage. This statement is correct. India has participated in virtually all the initiatives of the United Nations, and India's role in the United Nations peacekeeping force is long and substantial one. So out of the four statements, all three,
2, 3, 4 is correct, but option 1 is not the correct. So correct answer is option A. Okay, option A is the correct answer. Now next question is, in which of the following matter do international organization help? International organization किस किस मैटर पे हेल्प करता है? To establish better living condition of democratic countries, a matter of peace and war, to prevent violation of human rights, to resolve territorial disputes. So correct answer यहाँ पर हो जाएगा all. इस सारे matters पे international organization help करता है, ठीक है? So option A is the correct answer. Okay. Now we have to arrange the following. Arrange the major contribution donation regular budget of 2019 in decreasing order. सबसे ज्यादा जिसका बजट में कंट्रीब्यूशन है वो पहले रहेगा, उसके बाद दूसरा पे आएगा. तो इन दिस ऑप्शन इंडिया, चाइना, रसिया एंड जापान. चाइना का नंबर 1 पे, चाइना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पे है, उसके बाद आपका जापान हो जाएगा, ठीक है. जापान के बाद फिर रसिया एंड रसिया के बाद फिर इंडिया. सो 2431. 2431 is the correct answer. Option B is the correct answer. This is how you have to understand. Now we'll talk about the correct answer यहाँ पर security in the contemporary world. Okay, security in the contemporary world के बारे में बात करेंगे. So first important thing is what is security? Okay, what is security, as this is the important one. Security means it only to extremely dangerous threat. Only the extremely dangerous threat जो है, okay, that could be endanger core values, that those value would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation. उस केस में security को define करते हैं. What is security means? It is extremely dangerous threat that so endanger core value that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation. ओके, तो वैसा सिचुएशन को अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो हमारा कोर वैल्यू को डैमेज कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल थ्रेट जो होता है फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, अदर कंट्री हमारे कंट्री पे अटैक करती है तो उसको रुकना बहुत जरूरी है. अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दैट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द इंटरनल पीस ऑफ आवर कंट्री. नाउ देयर आर टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी. वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल नोशंस एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस. सो ट्रेडिशनल नोशंस के दो ब्रांचेस एक्सटर्नल हैं और इंटरनल है. ट्रेडिशनल नोशन में आ जाएगा आपको एक्सटर्नल में, लाइक इन ट्रेडिशनल कंसेप्शन सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स. ओके, फॉर एग्जांपल चाइना का इन्वेजन ना हो जाए, कोई अदर कंट्री हमारे कंट्री पे अटैक ना कर दे. और ये सारे जो थ्रेट होते हैं बेसिकली आउटसाइड इट्स बॉर्डर. इट्स नॉट विद इन इंडिया बॉर्डर, इट्स आउटसाइड इट्स बॉर्डर, मींस फ्रॉम द अदर कंट्री. So within the country, the threat of violence is regulated by the acknowledged central government, the government. Okay. So within the country में क्या, whatever the threats is threat of violence is regulated by the central authority, by the government. Now what are the internal notions क्या है? Traditional security must also concern itself with the internal security. So most of the European country, particularly the powerful Western European country, faced no serious threat from groups or community living with those boundaries. Okay. So internal security भी important है यहाँ पर. Internal security basically means a security that is within the country. Okay, like fake currency note, migration हो रहा लोगों का, ठीक है. These are the some important area where we should focus. Okay, now what are the non-traditional notions of security? Like human security, protection of people from which of the following? Hunger, disease, natural disaster. Global security include global nature of the threats. Example, global warming, international terrorism, health epidemics, bird flu, different types of viral diseases. Okay. Now, what are the new sources of threats? Terrorism is one new source of threat. Okay, that's we should be complete. Human right violation जो हो रहा वो भी एक new source of threat है. Global poverty भी एक तरह का threats है. Migration भी हो रहा है. Health epidemics भी आज के समय में जो हो रहा. These are the new threats. Okay, what are the elements of India's security strategy? So element like strengthening its military capabilities, to strengthen international norms and international institutions to protect its security interests. It geared towards meeting the security challenge within the country and to develop its economy in a way that vast mass of the citizens are lifted out of the poverty and misery and huge economic inequalities are not allowed to exist. So basic idea यहाँ पर हमें इस chapter में देखना है कि what are the important points about the security, new source of threats, and what are strategy of India's security. India का security क्या strategy है? That is the important one. Now after this we will solve some MCQ from this chapter. Now the first question about the assertion reasons question है.
So an assertion given that traditional security accept the confidence building as a means of avoiding violence, or confidence building is a process in which countries share ideas, information with their rivals. So confidence building क्या है? It is a process, एक तरह का process है. Traditional security accept confidence means avoiding violence. Yes, this is one of the strategy. And confidence building is a process in which countries share ideas and information with their rivals. So both statement assertions is also correct and reason is also correct. But is it correct to say reason is the correct explanation of A? No. Okay, so A and R are true, but R and R is not the correct explanation of A. So option B is the correct answer. Now see the image based question. In the given image above, North Korea and Iran signify which of the following? So basically which of the following is the correct? Countries against nuclear weapons, country claimed nuclear status, countries major oil reserves, country large reserves of nuclear bomb. So which will be the correct answer? Option B is the correct answer. Country claimed nuclear status is the correct answer. Okay. Now we'll move to this next question here. Which of the following statement is incorrect about the alliance building? Alliance building में कौन सा statement incorrect है वो बताना आपको. So alliance is a coalition of states that coordinate their actions to defer or defend against military attack. Countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance. Alliances are based on national interest and never change. Okay, most alliances are formalized in written treaties. So all statement given A, B, and D is correct. Only statement C, like alliances are based on national interest and never change. So this is like alliances are based on national interest and never change. ये नहीं हो सकता क्योंकि alliances are changed according to the national interest. तो ऐसा नहीं कह सकते कि never change नहीं होगा. It change according to national interest. ठीक है. Next question is, consider the following statements. Traditional security also accept confidence building as a means of avoiding violence. Confidence building is a process in which country did not share ideas informing with the rivals. अभी हम लोगों ने पढ़ा था. First statement is true, but second statement is wrong because countries share its idea information with their rivals. So correct answer is A. One only is the correct answer. Okay. Next question यहाँ पर है. Consider the following statements. Security policies concerned with the preventing war is called defense. Limiting or ending a war, which is called deterrence. So both the statements are wrong. Okay, because security policy is concerned with the preventing war, which is called a deterrence, not defense. Okay, it is called deterrence. And limiting or ending the war, which is called defense. So correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों statement यहाँ पर गलत हैं. Okay, and the correct statement answer will be a D option. Okay, because that security policy concerned with the preventing the war. अगर war को prevent करना है, so this policy is called deterrence. That's why the Cold War हमेशा cold ही रहा. It never converted into hot or shooting wars because of logic of deterrence. Both US and USSR are a nuclear power country. Okay, nuclear country थे, nuclear power bomb था दोनों के पास. So logic of deterrence protect to convert it into Third World War. Okay. Next question is, consider the following statement about the balance of power. Balance of power के ऊपर question है. Government are very sensitive to the balance of power between their country and other country. Yes, this is important. Very sensitive to know what what are the strength and power of other countries के पास क्या power है उस पे जानना है. A good part of maintaining a balance of power is built up once political power. Political power नहीं होगा. It will be like military power. Okay. Second, although economic and technological power are less important, this is also wrong because economic and technological power is also very important to being a larger balance of power. Okay, so both 1, 2, and 3 statement is wrong, and the only correct answer is option A. That is option C. 1 only. Statement 1 is the correct answer. Okay. Next question is about ये लोग कर लिए थे. Now we'll solve about 2 marks question. Evaluate the balance of power as a significant component. तो इसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें आपको बताना है कि what are the significant component traditional security policy. Balance of power is the key word here. So your answer should be about to write how the balance of power is a significant component traditional security. So in this 2 point you can write like a government are very sensitive to the balance of power. They work hard to maintain favorable balance of power with other countries.
those with whom they have differences, or those with whom they have had conflict in the past. Second point, you can write a good part of the maintaining a balance of power is to build up one's military power. All the economic and technological power are also important, since they are the basis of military power. So both technological and economic power is important to being a strengthen the balance of power को strengthen करने के लिए. ठीक है. दूसरा आप बात करते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्टेट इट्स मेन फंक्शंस. एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है और उसका मेन फंक्शन बताना है. So you can write any one, because 1 marks they will give you for writing what is Amnesty International, and this much is more than sufficient. Amnesty International, it is an NGO. You can write non-government organization that campaigns for the protection of human rights all over the world. Now the main function kya hai? It promote respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. It believes that human rights are interdependent and indivisible, and it prepare and publish report of human rights. So any one function you can write, any one function, because 1 mark for definition what is Amnesty International and what its main function. So if you can write 1 or 2 points, but no need to write all the 3 points, you can write any 1 or 2 points. So what are the main 2 function of the World Bank? World Bank के 2 functions के बारे में बात करना है, तो you can write World Bank के 2 functions क्या क्या हो सकते हैं. पहला तो the World Bank is work for a human development, very important. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस. इट प्रोवाइड एंड ग्रांट लोन ओके टू द मेंबर कंट्रीज. इट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्री. होगा लोन्स एंड ग्रांट्स. ओके, इट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट टू द मेंबर कंट्री. मेंबर कंट्री उसको लोन और ग्रांट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक. Now suggest in 2 major changes to improve the functioning of Security Council. Security Council का अगर फंक्शन को इम्प्रूव करना है तो 2 चेंजेस क्या हम ला सकते हैं. तो फर्स्ट इज वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर. ओके, और जो वेटो पावर दिया गया है परमानेंट मेंबर का उसको ले लेना चाहिए वापस, ताकि अदर कंट्रीज को भी इक्वल से हो, और ऐसे ना हो कि 5 परमानेंट मेंबर ही हमेशा डोमिनेट करें. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको दोनों 2 पॉइंट्स लिखने हैं. स्टेट इन 2 ऑब्जेक्टिव ह्यूमन राइट वॉच. ह्यूमन राइट वॉच का 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया है. So Human Rights Watch is another international NGO involved in research and advocacy of human rights. First, it drew the global media's attention to human rights abuses. It helped in building international coalitions like the campaign to ban landmines, to stop the use of child soldiers, and to establish international criminal court. Okay, the 2 points के बारे में लिखा Human Rights Watch के बारे में, you have to answer it. Next is highlight any 2 threats to country's security as per the traditional notion of security. 2 थ्रेट क्या क्या है. पहला है मिलिट्री थ्रेट्स. ओके, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी से पूछा है. सो पहला मिलिट्री थ्रेट्स है व्हिच एंडेंजर द कोर वैल्यू ऑफ सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड सेकंड बैलेंस ऑफ पावर, व्हिच मींस सम कंट्री आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन द अदर कंट्रीज. ठीक है, सो दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू कैन राइट 2 थ्रेट्स राइट. देन 4 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं. ओके, so why do some countries question the issue of India's inclusion as a permanent member as a United Nations Security Council? Why other countries? So despite India wish to be a permanent veto building member of the United Nations, some countries question its inclusion. First is like Pakistan, which India has troubled relation, is not the only country that is reluctant to see India become permanent veto member of the Security Council, because our relation with Pakistan is not good. So this is another concern. Some countries are concerned about the India's nuclear weapons capabilities. Okay, nobody know how much India's nuclear weapon was paid. Other thing that it is difficult with Pakistan will make India ineffective as a permanent member. And other point you can write here, one more point add here. Other feels that if India is included, then other emerging power will have to accommodate, such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose. So other developing countries should also given a right for the other as a permanent membership. Okay. Now in 6 marks question, as they ask you to write a very long answer, analyze the composition of United Nations Security Council. What according to your opinion is the major difference in the privileges given to its permanent and non-permanent members? So first is about to write the composition of the Security Council. Basically 15 members होते हैं, 5 permanent and 10 non-permanent member होते हैं. 5 permanent member का name you can write United States, Russia, United Kingdom, France and China. 10 permanent members serve for only 2 years at a time and give wait after the period of newly elected members. So a country cannot be re-elected immediately after the
completing a term of 2 years. So these are the composition of the United Nations Security Council, and what are the privileges. Okay, privileges given to the permanent member. So privileges like 5 states are selected as a permanent member because they were most powerful state immediately after the Second World War. Now, the immediately after the Second World War, the situation was different, and present time the situation is very different. So it is not necessary that the same today India is not eligible. India is also eligible to be a permanent member. Okay, so we should revise the criteria how to being a permanent member of National Security Councils का जो criteria उसको revise करना होगा. और this permanent member have privilege of veto power. इनको veto power का privilege दिया गया है. Like they can vote in negative manner, okay, to stall a decision, okay. और इनका जो decision होता है ये क्या होता है, binding होता है all members पे. So non-permanent member do not have such privilege. Non-permanent member का privilege नहीं होता है. So as a 6 marks question, you can write permanent privileges के बारे में आप लिख सकते हैं, and other one you can write here. Okay, about the composition. So three points for both the points you can write, and you will have a good answer for all. Okay, so here 6 marks of question हम लोगों ने discuss किया. So this is how you should write answer from these 2 chapters. Okay. If any doubt, you can ask me a question. If you have any doubt. So this is the difference in privilege of the permanent and non-permanent members. So this is the completion of our 2 chapter from United Nations Organization and Security in the Contemporary World. I hope this session will help you to understand the topic and how to write an answer. So we'll meet you in the next class and discuss about the last 2 chapter of Contemporary World Politics. Okay, thank you everybody. Good night.